देश की आत्मा यानी हमारे गांव और इस गांव में रहने वाला किसान। देश की आजादी के बाद देश की बड़ी आबादी खाद्य समस्याओं से दो चार हो रही थी। वक्त मुश्किल था। देश के किसान ने अपने पसीने के दम पर खाद्य समस्या की धुंधली तस्वीर को बदला, उम्मीदों को पूरा किया। देश में खुशहाली का सूरज उगा। ये देश के किसान की मेहनत ही थी। जहां देश अन्न के मामले में आयात पर निर्भर था, वहां देश निर्यात करने लगा। खाद्यान्न के मामले में देश सिर ऊंचा करके खड़ा था, लेकिन इसके पीछे की तस्वीर उतनी सुहानी नहीं थी जितनी असल मायनों में देश के मेहनतकश को दरकार थी। किसान की मेहनत का मोल उसे नहीं मिला। किसान को जो मिला उसको ही अपनी मेहनत मानना पड़ा। दिन बीते, साल बीते, दशकों बीत गए, लेकिन खेती किसानी घाटे का सौदा बना रहा। किसानों को लेकर नीति निर्धारकों के सामने हमेशा चुनौतियां बनी रहीं। किसानों को उपज का फायदा मिले, इसके लिए आजादी के बाद इस दिशा में कोशिशें भी हुईं। 60 के दशक में कृषि उत्पाद के लिए सभी थोक मंडियों को कृषि उपज मंडी विनियम अधिनियम के तहत लाने के लिए कोशिशें शुरू हुईं। एपीएमसी एक्ट यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के तहत कृषि विपणन समितियां बनी। इन समितियों का मकसद बाजार की अनिश्चितताओं से किसान को बचाना था। एपीएमसी कानून लागू होने के बाद कृषि बाजारों में व्यवस्था लाने और बिचौलियों के हाथों किसान का शोषण रोकने की दिशा में काम हुए। ज्यादातर राज्यों में पहले अपने अपने एपीएमसी कानून हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बीतने के साथ व्यवस्थाओं में बदलाव जरूरी है। लेकिन एपीएमसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जो बदलाव इस व्यवस्था में जरूरी थे वो नहीं हो पाए। ये व्यवस्था समय और जरूरत के हिसाब से विकसित नहीं हो पाई। हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। अगर देश में किसी को साबुन बेचना हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी दुकान पर बेच सकते हो। अगर किसी को स्कूटर बेचना हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो। लेकिन पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो। मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था। किसानों के लिए लंबी चर्चा के बाद लाए गए बदलावों की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? दरअसल एपीएमसी जो इसकी उपयोगिता शुरू होने के वक्त थी, वो बाद में नहीं रही। शुरुआत में मंडियों के विकास के लिए काफी निवेश किया गया और ये फसल की तुलना में काफी ज्यादा था। शुरुआत में एपीएमसी ने किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाई, लेकिन 90 के दशक के मध्य में 2006 के बीच बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी 1/4 रही। 2006 के बाद मंडियों के बुनियादी ढांचे में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जिससे किसानों की दिक्कत बढ़ना तय थी। तो हुआ भी ऐसा। मंडी की सुविधा ने उत्पादन में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रखा और विनियमन के कारण किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर उत्पाद बेच नहीं सकते थे। किसानों के पास मंडी में बिचौलियों का सहारा लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था और वक्त बढ़ने के साथ किसानों पर बिचौलिए पूरी तरह से हावी हो गए। धीरे धीरे किसान इंटरलॉक लेने देने में फंस गए, जिसका नतीजा हुआ कि किसान को किसे और कहां बेचना है का विकल्प पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। देश में कृषि बाजारों को राज्य कृषि उत्पाद मार्केटिंग कमेटी कानून द्वारा रेगुलेट किया जाता है।
इनके तहत किसानों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कृषि उत्पादों को राज्य के स्वामित्व वाली मंडियों में बेचेंगे। पिछले कई वर्षों से इस प्रणाली में कई समस्याएं नजर आईं। फिलहाल एपीएमसी मंडियां उन किसानों से एक मार्केट शुल्क लेती हैं जो अपने कृषि उत्पाद बेचने वहां आते हैं। इससे किसानों के लिए एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पाद बेचना महंगा पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि उत्पादों को खेतों से पास की मंडी तक लाने की व्यवस्था करनी पड़ती है और इसके लिए परिवहन और ईंधन जैसे खर्चे करने पड़ते हैं। इन उत्पादों को खेतों से स्टोर तक लाने के दौरान बहुत से बिचौलिए शामिल होते हैं। इन बिचौलियों को उत्पाद की कीमत का एक अनुपात कमीशन के तौर पर चुकाया जाता है। इस प्रकार रिटेलर को अपना उत्पाद बेचकर किसान को जो कीमत मिलती है उसकी तुलना में उसे मिलने वाला बाजार मूल्य काफी कम होता है। एपीएमसी मंडी वही क्यों एपीएमसी मंडी एक मोनोपोलिस्टिक है, क्योंकि एक्ट के हिसाब से फार्मर्स को जो एपीएमसी एक्ट है वो स्टेट फार्मर्स को एपीएमसी मार्केट के थ्रू ही बेचना पड़ेगा, उसका कमोडिटी वहाँ लाना पड़ेगा, वो बेचना पड़ेगा। वहाँ तमाम कमीशन एजेंट होते हैं, वो उसको फार्मर से खरीदते हैं, फिर जो बायर से प्रोसेसर है वो एपीएमसी मंडी से उस सामान को ले जाता है। उसके बावजूद हम एपीएमसी मंडी में मंडी फीस देना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आरटीआई कमीशन है। तो ये सब करते करते क्या हुआ है, एपीएमसी थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक नेचर हो गया इनका। अभी हो गया कि आप कभी मतलब हमारा प्रोडक्शन बास्केट पड़ गया, बट वो ट्रेडर जो थे एपीएमसी जो आरटीआई कमीशन थे वो थोड़ा सा उनका एसोसिएशन स्ट्रांग बन गया, एक मोनोपोलिस्टिक नेचर हो गया। और कोई बाहर का कोई मतलब एपीएमसी के बाहर ट्रेडिंग का वो जो जब ट्रेडिंग हो नहीं पाया। मंडी व्यवस्था में समय के साथ बदलाव के अलावा कई दिक्कतें हैं और वो हैं उपकर। समय के साथ एपीएमसी व्यवस्था में बदलाव नहीं हुए, लेकिन कई तरह के उपकर लगे। मंडियों में ग्रामीण विकास निधि, कृषि कल्याण उपकर, विकार उपकर लगाए गए। इसी तरह कुछ मंडियों में फलों और सब्जियों के कमीशन एजेंटों पर 4 से 8% शुल्क लगा दिए गए। वक्त बीतने के साथ कई राज्यों में एपीएमसी मंडियों में वसूले जाने वाले शुल्क हद से ज्यादा बढ़ गए। पंजाब और हरियाणा में कुल शुल्क सबसे ज्यादा है। पंजाब में 28,000 लाइसेंस धारक आड़ती हैं। इसके अलावा करीब 12,000 ऐसे आड़ती हैं जिनके पास लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन वो भी खरीद बिक्री में शामिल रहते हैं। वही बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में करीब 35,000 आड़ती हैं। एपीएमसी कानून के तहत बनी मंडियों में आड़तियों की स्थिति मजबूत है। समितियों के जरिए मंडियों पर थोक व्यापारियों का एकाधिकार, नतीजा किसानों की कमजोर स्थिति। इसके अलावा बिचौलियों के कारण भी किसानों को अपनी मेहनत का असल मोल नहीं मिला। ऐसी स्थिति में ना तो किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिला और ना ही उपभोक्ताओं को कोई लाभ हुआ। इस तरह से एपीएमसी अधिनियम की शक्ति का इस्तेमाल संसाधन पैदा करने और बिचौलियों के हितों की भरपाई में किया जाता रहा है। ये शुल्क खेत और थाली के बीच के मूल्य अंतर को बढ़ा देते हैं। उत्पादकों को मिलने वाली राशि कम हो जाती है और उपभोक्ताओं को भी अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। कुल मिलाकर वक्त जरूर बदला, लेकिन कुछ नहीं बदला तो किसान के हालात। किसान बाजार और बिचौलियों के बीच ही उलझा रहा। तो पंजाब हरियाणा में 8.5% मंडी टैक्स है। मंडी फीस मतलब मंडी फीस, आरटीआई कमीशन, रूरल डेवलपमेंट सेस, कैंसर केयर फंड, वो सब मिला के 8.5% सबसे ज़्यादा पंजाब में है। मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, 2019-20 में पंजाब सरकार को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गेहूं और चावल प्रोक्योरमेंट के लिए 4,551 करोड़ रुपया दिया था एज ए मंडी फी, एज ए फी। और दूसरे राज्यों को कंपेयर करो, हरियाणा का भी 6.5% टैक्स है, उसको एफसीआई ने करीब 1,881 करोड़ रुपया दिया था 2019-20 में। उसके तुलना में देखो मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश सब बहुत ही कम उससे तुलना में, क्योंकि उनका मंडी फीस बहुत लो है। मंडी फी का ये भी एक एपीएमसी में था कि 2% से होना नहीं चाहिए ऊपर,
मंडी फी, क्योंकि आपको फी चाहिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। ये फीस लेने के बाद भी आप देखोगे मोस्ट ऑफ द एपीएमसी मंडी एक कोई ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ा चीज़ मोनोपोलिस्ट होने का ये कारण था कि जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटी बढ़ता रहा वॉल्यूम, उस हिसाब से इन लोग जो नंबर ऑफ कमीशन एजेंट है वो बढ़ा नहीं, और इनका पास जमीन भी नहीं था इतना बढ़ाने का। और हमेशा कोई भी बढ़ाने की कोशिश किया था तो ये इनका एक एसोसिएशन है वो कर देता है। तो एक मोनोपोली, एक मार्केट के ऊपर कंट्रोल, जहाँ की कैटलाइजेशन जो इंग्लिश में कहा जाता है, कैटलाइजेशन कब होता है, और तमाम होते हैं, अभी भी जाओगे बहुत सारे कैटलाइजेशन के थ्रू प्राइस डिस्कवरी होता है। तो इससे बचने के लिए सरकार ने बोला कि डायरेक्ट मंडी, प्राइवेट मंडी बनना चाहिए, जी जो प्रोसेस जो बायर है वो डायरेक्टली खरीद सके फार्मर्स से। भारी भरकम शुल्क के अलावा एपीएमसी कानून और इससे जुड़े नियम कृषि उपजों के कारोबार और प्रतिस्पर्धा को सीमित करते हैं। सबसे बड़ी रुकावट यह है कि कृषि उपज को केवल एपीएमसी द्वारा स्वीकृत जगह पर ही खरीदा और बेचा जा सकता है, और इस सौदे पर एपीएमसी के सारे नियम कानून लागू होते हैं। इसकी वजह से किसान अपनी पैदावार केवल एपीएमसी चैनल से ही बेचने के लिए मजबूर होते हैं और उन्हें दूसरी जगहों पर बेचने की छूट नहीं होती है। एपीएमसी का खरीदारी पर एकाधिकार का नतीजा ये होता है कि कोई भी खरीदार सीधे किसान से उपज नहीं खरीद सकता और उसे अनिवार्य रूप से एपीएमसी मंडी का रास्ता ही अख्तियार करना पड़ता था। वक्त के साथ एपीएमसी में बदलाव नहीं हुआ, नतीजा किसानों को भुगतना पड़ा। मंडी ढांचे में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन ये सरप्लस एग्री कमोडिटी की खरीद फरोख्त में वृद्धि से तालमेल नहीं बिठा पाई। इसके आधुनिकीकरण और प्रतियोगी माहौल को बढ़ाने की कोशिशें भी नाकाफी साबित हुईं। इसके अलावा एपीएमसी मंडियों की कमी के कारण आधे से ज्यादा उत्पाद मंडियों के बाहर ही बेचे जाते हैं और ऐसे सौदों में पारदर्शिता की कमी होना तय है, क्योंकि ये एपीएमसी विनियमन के दायरे से बाहर ही हैं और ऐसे में तय नियमों का उल्लंघन तो होगा ही। ऐसे में जरूरत थी ठोस पहल की। नया कानून मंडी के बाहर हुए लेन देन को वैध करता है। पहले जहां पारदर्शिता की कमी थी वो नए कानून के बाद दुरुस्त होगी। नए अधिनियम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बाद किसान उनके घर या खेत में से सीधे खरीद की अनुमति मिली है। इसका नतीजा होगा कि किसान को पहली बार अपनी फसल के दाम खुद तय करने का मौका मिलेगा। नए कानून से किसानों के लिए नई राह खुलेगी। नए कानून के बाद किसानों को बिचौलियों से मुक्ति का रास्ता साफ होगा और वो अपनी मर्जी से अपनी फसल बेच पाएगा। अब नए कानून के बाद किसान को पहले से ज्यादा विकल्प मिलने का रास्ता साफ हुआ है। नए कानूनों के तहत किसान को ये फ्रीडम है कि वो कहीं भी बेच सकता है जहां उसकी मर्जी है और जिस प्राइस में वो चाहता है वो बेच सकता है। ये तो आज़ादी किसान को मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें देखना है कि इसके लिए कंडीशंस फॉर सक्सेसेस क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है किसानों को संगठित होना होगा। किसानों को संगठित होना होगा मार्केटिंग के लिए। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि किसान किस तरह से निगोशिएट करते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर उनसे ख़रीदने के लिए आएगा, तो किसान को एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो निगोशिएट कर सके अपने प्रोड्यूस के बारे में। उसको ये ज्ञान होना है कि किस क्वालिटी का हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो क्वालिटी हमारे ओर से सही जा रही है कि नहीं जा रही है, किसान जो प्राइवेट सेक्टर वो उसको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है। तो इसमें हमें किसानों को एक संगठित करना पड़ेगा और इसमें जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोऑपरेटिव्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करनी है। देश ने कई क्षेत्रों में बदलाव के दौर देखे हैं, लेकिन ये बदलाव किसान के साथ नहीं हुए। 90 के दशक की शुरुआत के बदलाव को याद कीजिए। 1991 में आर्थिक उदारीकरण हुआ, देश में बदलाव आए, लेकिन उस बदलाव की चमक किसान के खेत तक नहीं पहुंची। किसान की किस्मत पर लगा ग्रहण नहीं टूटा। कृषि और अन्य क्षेत्रों के बीच का फर्क बना रहा। आर्थिक उदारीकरण के बावजूद कृषि क्षेत्र किसान के लिहाज से पिछड़ा ही रहा। समय के साथ किसान और दूसरे श्रमिकों के बीच का फर्क लगातार बढ़ता रहा।
किसानों और दूसरे श्रमिकों के बीच की खाई कैसे लगातार गहरी हुई, उसको समझिए। किसान और गैर किसान श्रमिक की वार्षिक आय में 1993-94 में 25,398 रुपए का अंतर था। साल 1999-2000 में ये फर्क बढ़कर 54,377 रुपए हो गया। अगले दशक में ये फासला बढ़कर 1,42,000 से ज्यादा हो गया। 90 के दशक में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया और रिफॉर्म्स हुए, उससे इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हुआ। हमारा सर्विस सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी विकास हुआ। इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट आया, नए प्राइवेट प्लेयर्स आए तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, नए तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, उससे कंज्यूमर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं थी वो पुराने तरह से चल रही थी, उसकी वजह से कृषि के क्षेत्र को इन जो लिबरलाइजेशन हुआ या मार्केट उस समय के रिफॉर्म्स हुए थे, कृषि के क्षेत्र में देखने को नहीं मिल पाई। एमएसएमईज हैं जो कृषि के क्षेत्र से जुड़ सकती थी, वो उस तरह से नहीं जुड़ी जो जोड़ी जा सकती थी। या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकता था, जैसे प्रोसेसिंग सेक्टर है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो नहीं आ पाई क्योंकि कृषि में व्यवस्थाएं पुराने तरह से ही चल रही थी। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मॉडल लिबरलाइजेशन की वजह से आया, वो कृषि क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। तो जो लिबरलाइजेशन के जो बेनिफिट्स थे वो कृषि के क्षेत्र में नहीं आ पाए, और मैं ये समझता हूँ कि जो नई जो 3 रिफॉर्म्स या 3 एक्ट्स आए हैं, उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसमें प्राइवेट सेक्टर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, नए आयाम जुड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कृषि के क्षेत्र में जो नहीं आ पाई थी वो बिल्कुल तेज़ी से आएगी, और कृषि के क्षेत्र में नए तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मार्केट डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आने लगेगा, और कृषि के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, और सीधा फ़ायदा इसका किसानों को होगा और साथ में कंज्यूमर्स को भी होगा। कृषि और अन्य क्षेत्रों के बीच के फर्क को मिटाने के लिए बदलाव भी हुए। सभी के सुझावों के साथ शुरुआत हुई 2003 से। मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद बनाया। राज्यों के मंत्रियों की समिति 2010 में बनाई गई, जिसमें राज्यों को कृषि बाजार से संबंधित सुधारों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई। सुझाव आए। पहला और सबसे अहम सुझाव आया कि राज्यों को मॉडल कानून के मुताबिक अपने एपीएमसी कानूनों को जल्द ही संशोधित करना चाहिए। दूसरा सुझाव आया कि कारोबारियों और कमीशन एजेंटों को लाइसेंस देने की मौजूदा प्रक्रिया बदलकर पंजीकरण की एक आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। कृषि जिन्सों में कारोबार के लिए तय जगह से बाहर कारोबार करना एपीएमसी कानून का उल्लंघन है, और ये बात किसी से नहीं छिपी थी कि ये काम दबे छिपे रूप में हो रहा था, गैर कानूनी तरीके से। लेकिन कोई भी गैर कानूनी कारोबार बढ़िया नतीजे नहीं दे सकता। यही वजह है कि कानून का पालन करने के लिए कई निजी कारोबारी कृषि कारोबार से परहेज करते हैं। इसके अलावा किसानों और कारोबारियों के बीच अधिसूचित जिन्सों में प्रत्यक्ष कारोबार की इजाजत नहीं है। अब नया केंद्रीय कानून एपीएमसी बाजारों के बाहर होने वाली खरीद फरोख्त को संस्थागत दर्जा देगा। ऐसे कारोबार को कानूनी वैधता मिलने से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश, नवाचार, प्रतिस्पर्धा और ई-कॉमर्स लाने में मदद मिलेगी। तो जब ये नए कानून हमारे देश में लाए गए हैं, तो साथ साथ में हमें ये व्यवस्थाएं भी बनानी होंगी कि किसान किस तरह से संगठित हों प्रोडक्शन के लिए और मार्केटिंग के लिए। और ये जब किसान संगठित हों, किसान मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, और साथ में वो ये भी कर सकते हैं कि अपना भी ब्रांड बना सकते हैं, अपना भी पैकेजिंग
कर सकते हैं, अपने ब्रांड नेम से प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। कुछ जैसे महाराष्ट्र है या कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो अपने प्रोड्यूस को खुद ही प्रोसेस भी कर रही हैं, उनको पैकेजिंग कर रही हैं और ब्रांडिंग कर रही हैं। उससे उनको जो भाव मिलना होता है उससे और बेटर प्राइसेस उनको मार्केट में मिल जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इन कानूनों के साथ साथ हमें जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, इनोवेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, उनको भी विकास करने की ज़रूरत है। मौजूदा कानून के तहत एपीएमसी में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं, जैसे एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी या कानून इनके कामकाज में दखल देगा। इसको लेकर सरकार ने साफ किया है कि केंद्रीय कानून एपीएमसी के कामकाज में कोई दखल नहीं देगा। एपीएमसी के कामकाज में कोई भी बदलाव राज्यों की विधानसभाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि कृषि बाजार और हाट राज्य सूची में आते हैं। नया कानून एपीएमसी के कामकाज से जुड़ी कुछ खामियों को दूर करने के लिए एक विकल्प पेश करेगा। इससे एपीएमसी प्रणाली पर से अपना कारोबार परिवेश सुधारने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने का दबाव कम होगा। नया कानून मौजूदा एपीएमसी पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगा, बल्कि इसका मकसद ही है कि मॉडल कानून में तमाम सुधारों को देश भर में समान रूप से लागू करना। नया कानून किसानों के लिए उपज बेचने का नया विकल्प देने और कृषि कारोबार में लगी फर्मों को देश भर में कहीं भी कारोबार करने की छूट देने की बात करता है, और ऐसा करते समय वो एपीएमसी कानूनों के प्रावधानों और शुल्कों से मुक्त होंगी। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए। अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी जाकर के बेच सकता है, जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है। किसान को नए कानून के बाद अपनी मर्जी से अपनी फसल बेचने की आजादी मिली है। साथ ही किसान अगर एपीएमसी बाजारों के भीतर उपज बेचना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एपीएमसी मंडियों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसानों के लिए अपना उत्पाद बेचने के लिए एपीएमसी बाजार यार्ड खोले जाएंगे। इसके अलावा किसान मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेच सकेंगे। किसानों से खरीदारी की इस प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि किसान के पास अपनी कीमत तय करने के लिहाज से मोल भाव करने की ज्यादा ताकत होगी। हर उत्पाद और हर उत्पाद के लिए पूरा भारत एक एकीकृत बाजार है। केवल किसानों को ही इस विशाल बाजार के लाभ से वंचित रखा गया था। इन सुधारों के साथ भारतीय किसान अब अपनी उपज जिसे चाहें, जहां चाहें और जिस कीमत पर चाहें बेच सकते हैं। किसानों को अब तक इस विकल्प से वंचित रखा गया था। अगर किसानों को उनके घर पर ही उपज की खरीदारी के लिए खरीदार मिलते हैं तो वे अपनी उपज बेच सकते हैं। उनके लिए एक कानूनी संरचना भी है जो इस प्रक्रिया के दौरान उनके अधिकारों को सुरक्षित रखती है। इससे किसानों का समय और पैसा दोनों बचेगा। किसानों को खेतों के पास बुनियादी ढांचों का विकास कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगा और खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा और निर्यात बाजार से सीधे संपर्क बनाकर आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत तलाशने से जुड़े तंत्र का भी विकास होगा और उसकी उपज के लिए बेहतर कीमत मिलेगी। 6 महीने हो गए कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। ऐसा नहीं था कि खाद्यान्न के मामले में देश आगे नहीं बढ़ा।
खाद्यान्न क्षेत्र में साल 2011-12 के बाद औसतन वार्षिक वृद्धि 1.1% रही, जबकि डेयरी और मछली पालन क्षेत्र 4 से 10% की वार्षिक दर से आगे बढ़ रहा है। इस अंतर के जरिए ये भी समझा जा सकता है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की तरह सुधार किए जाएं। दुनिया भर में ये बात स्वीकार की जाती है कि खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसे वैल्यू एडिशन के जरिए कृषि उपज, विशेष रूप से खाद्य संबंधी उपज, और भी अधिक मूल्यवान हो जाती है। कच्चे उत्पाद की तुलना में एक प्रसंस्कृत उत्पाद से खासी ज्यादा आमदनी होती है। ऐसे मूल्यवर्धन के लिए मोदी सरकार ने एक व्यापक प्रसंस्करण प्रणाली तैयार की है, जैसे कि फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, स्टार्टअप्स आदि। इसके अलावा शीत भंडार, वेयरहाउस और इसी तरह के अन्य आधारभूत ढांचों जैसे कि सप्लाई चेन लिंक के माध्यम से लॉजिस्टिक सहायता भी दी जा रही है। मोदी सरकार ने एक एग्री इंफ्रा फंड के जरिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया है। किसान उत्पादक संगठनों ने